एक बार मुरली मनोहर जोशी को पूछा कि भाई कम्युनल और सेकुलर में क्या अंतर है, इतिहास के अंदर विचार करते हैं। तो बोले कुछ नहीं, बस इस्लाम पहले के इतिहास की बात आप करते हो तो आप कम्युनल है, आफ्टर इस्लाम की बात करते हो तो आप सेकुलर है। एक राका और बाका नाम के पति पत्नी थे, जंगल में जा रहे थे। वो जमाना ऐसा था जब पराया धन मिट्टी है ये धारणा थी। तो पति आगे था, पत्नी पीछे थी। तो आगे जाते एक सोने का कुछ ढेर मिला पति को। तो उसने देखा कि ये अरे ये सोना है, पराया धन है, मिट्टी है। तो और पुरुष को थोड़ा अहंकार होता है कि मैं थोड़ा ज्ञानी हूँ। तो बोले मेरा तो ठीक है, मेरा मन तो ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी स्त्री है और स्त्री को सोने से बहुत प्रेम होता है, तो उसको देख के उसका मन ना खराब हो जाए। तो उसके आने के पहले वो मिट्टी डालने लगा उस पर। उसके दुर्भाग्य से पूरी मिट्टी डलने के पहले पत्नी आ गई वहां पर। तो थोड़ा पीला पीला चमकता देख लिया उनने। तो पत्नी ने पूछा कि क्या है। अब वो जमाना था जब सच बोलना चाहिए, धर्म है, ये था जमाना। आज का पति होता तो घुमा देता, विचार कुछ था, बोलता कुछ। लेकिन पुराना जमाना था तो उसने ईमानदारी से कह दिया कि भाई बात ऐसी थी कि ये सोना है, पराई मिट्टी, तो तुम्हारा मन कहीं खराब नहीं हो जाए इसलिए मैं इस पे मिट्टी डाल रहा था। तो उसकी पत्नी ने उत्तर दिया कि अजीब आदमी हो, मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो। दीनदयाल जी कहा करते थे कि एक सामान्य लोकगीत में भी कैसा दर्शन रहा करता था कि खेत के अंदर वर्षा आ रही है और अनाज बो रहा है, तो जो महिला गांव की जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब वो अनाज के दाने बो रही है तो साथ में गीत गाती है। और गीत में वो कहती है कि मैं ये दाने बो रही हूँ, वर्षा आएगी, फसल निकलेगी और फिर इस एक के कई दाने निकलेंगे। जब ये सब दाने आएंगे तब फिर एक एक बोलती है, उसमें से इतना हिस्सा मैं उसको दूंगी, इतना हिस्सा उसको दूंगी, इतना पक्षियों को दूंगी, इतना उसको दूंगी, इतना इनका रहेगा, इतना बच्चों का, और फिर कुछ बचेगा तो मैं खाऊंगी। है तो कविता, लेकिन वो कविता एक दिखा रही है, एक कहानी है। वो कहानी एक मूल्य को बताती है, एक उपन्यास है वो उसको बताता है। नर्मदा साहित्य मंथन के द्वारा विचार मंथन की एक प्रक्रिया का सूत्रपात पिछले कुछ वर्षों से किया गया। उसका ये चतुर्थ सोपान है। माता अहिल्या के नाम पर इस लोक पर्व का नाम रखा गया है। 3 दिन चलने वाले इस विचार मंथन के सत्र के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित अभी अभी जो जिनकी साधना और का एक सम्मान की दृष्टि से भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार की घोषणा की, ऐसे आदरणीय जगदीश जी जोशीला जी। जिस विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है उसके कुलगुरु राकेश जी सिंघई जी, आदरणीय देवकृष्ण व्यास जी, श्रीरंग पेंढारकर जी, और इस उद्घाटन सत्र के अवसर पर उपस्थित और 3 दिन चलने वाले इस विचार सत्र में सहभागी सभी विद्वत बहनों तथा भाइयों, तो इस विचार मंथन प्रक्रिया का जो एक संस्था की स्वरूप बना, उसका नाम नर्मदा साहित्य मंथन रखा है। तो बड़ा सार्थक नाम है, क्योंकि दोष केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं होते हैं, विचारों के स्तर पर भी होते हैं, भावनाओं के स्तर पर भी होते हैं।
इसलिए शुद्धि की जरूरत केवल जल में नहीं पड़ती है, वो विचार शुद्धि भी हमारे यहाँ कहा गया है, भाव शुद्धि भी हमारे यहाँ कहा गया है। और जब शुद्धि की शक्ति का सवाल आता है तो नर्मदा जी का स्थान थोड़ा अप्रतिम है। ऐसा कहते हैं जगत के अंदर पाप हारिणी जो है वो गंगा प्रसिद्ध है। तो गंगा का जब अवतरण हुआ और कहा कि जो भी तुम में स्नान करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे, तो गंगा ने पृथ्वीलोक पर बहने के पहले शिव जी को प्रश्न किया कि सारे लोग अपने पाप मेरे में डालेंगे तो मेरा क्या होगा। तो लोग तो अपने पाप मुझ में आके मुक्त कर लेंगे, लेकिन वो जो सब इकट्ठे होंगे तब उसके लिए क्या उपाय है। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम साल में एक बार, आज भी मान्यता है गुजरात के अंदर जनकेश्वर नाम का स्थान है, वहाँ एक 3-4 किलोमीटर नर्मदा जी जो बहती है वो बीच का स्थान कहते हैं कि वहाँ एक स्पॉट है। तो उन्होंने कहा इस महीने में, इस नक्षत्र में, इस मुहूर्त पर तुम जो है साल में एक बार नर्मदा में स्नान कर लिया करो, तो जो साल भर में तुम्हारे में जो इकट्ठा हुआ है वो सब धुल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि संपूर्ण देश के विचार जगत में, भाव जगत में जितना भी प्रकार का एक कुहासा अंधेरा छाया हुआ है उस सब से मुक्त करना है। तो जो लोग इसका बीड़ा लेकर चलेंगे तो उसके लिए ये नर्मदा साहित्य मंथन नाम रखा, ये सार्थक है, इसलिए मैंने कहा। जैसा कहा कि अपने देश की एक परंपरा रही है, क्योंकि हमारी पद्धति के अंदर केवल इंटेलेक्ट इतना ही नहीं माना गया भारत के अंदर, वो एक भाग है। तो हमारी परंपरा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अनुभूति है। बिना अनुभूति का कितना भी ज्ञानी और महापंडित हो तो उसका ज्ञान कैसा है, उसके लिए संस्कृत में सुभाषित है कि यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्या न तो चंदनस्य। जैसे गधे के ऊपर चंदन की लकड़ियां डाल दें तो केवल वजन का अनुभव करता है, भार का अनुभव करता है, उसके गुण का नहीं करता है। तो अनुभूति शून्य ज्ञान जो है उसकी स्थिति और उस ज्ञानी की स्थिति उसके जैसी है। तो अनुभूति हमारे यहाँ पर मूल कहा गया। उस अनुभूति की अभिव्यक्ति विचारों में होती है, लेकिन विचार के रूप में कहना इतना ही पर्याप्त नहीं होता है, तो वो आचार के अंदर आना चाहिए। इसलिए विचार जब आचार में, दैनंदिन व्यवहार में, क्रियाकलापों में जब अभिव्यक्त होता है तब किसी भी बात की पूर्णता होती है। और इसलिए विचारों की यात्रा के अंदर ये विचार ये मध्यम स्थान पर है, उसके मूल में अनुभूति है और आगे की अभिव्यक्ति में आचार व्यवहार है। और इसलिए जब हम राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की बात करते हैं और विश्व के अंदर भारतवर्ष अपनी भूमिका का निर्वाह की बात करते हैं तो ये तीनों पक्ष लेकर के चल के विचार करने की आवश्यकता है। जो चैलेंजेज हैं वो हम सबके सामने हैं, थोड़ा परिवर्तन भी आया उसमें। जो मूलभूत समस्या थी, मैं कई बार कहता हूं, जो जिनके नाम से बड़े साइंटिस्ट थे और भारतीयता के बहुत बड़े पोषक, और जिनके नाम से एक शिक्षा में सुधार का एक कमीशन बना था, कोठारी कमीशन,
तो DS कोठारी जब कभी भी भारत में कहीं जाते थे और इंटेलेक्चुअल की सभा में भाषण देते थे तो एक वाक्य हमेशा बोलते थे कि भारत के इंटेलेक्चुअल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका ग्रेविटेशनल सेंटर भारत से बाहर है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है बोले। और हम जानते हैं कि जिसका ग्रेविटेशनल जहां होता है उसका सोचना, बोलना, व्यवहार करना वैसा होता है। तो कभी कभी लोग जब कहते हैं कि ये तो गलती कुछ नहीं है, उनका सेंटर चूंकि वहां है, किसी का साम्यवाद में ग्रेविटेशनल सेंटर है तो लेफ्ट लिबरल निकलेगा उसमें से, किसी का यूरोप के अंदर है तो उसमें से कॉलोनियल मेंटेलिटी के लोग निकलेंगे। तो कुल मिलाकर हमको करना क्या है इस सारे विचार मंथन के जगत में? कोई एक ही काम करना है कि ये जो ग्रेविटेशनल सेंटर कॉलोनियल और साम्यवादी धाराओं के अंदर केंद्रित है उसको निकाल के महर्षियों की धरती इस भारत में केंद्रित करना है। यही एक सारे विचार मंथन का मूल पाव है कि सभी धाराओं के लोग, कवि हो, कथाकार हो, उपन्यासकार हो, लेखक हो, निबंधकार हो, शास्त्र रचना करने वाला हो, वक्ता हो, और उस अभिव्यक्त करने की दिशा में बढ़ने की जरूरत है। और वो जब बढ़ना है तो वो खड़ा क्यों हुआ है वो भी हम सब जानते हैं, कई बार चर्चाएं होती हैं। वो भी एक दिन में नहीं हुआ है, तो उन लोगों ने भी एक लंबे समय तक प्रयत्न किया है। कभी कभी हम वाक्य सुनते हैं, वो शिक्षा नीति जब लागू हुई तब वो जो मैकाले ने कहा था कि ये शिक्षा चल पड़ी तो क्या होगा, तो बड़ा प्रसिद्ध जो उसका वाक्य हम लोग सुनते रहते हैं कि इसमें से जो आदमी निकलेगा वो कैसा होगा। तो उसने कहा था कि जो शब्द प्रयोग थे उसके, तो उसने कहा था कि वह इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश, तो 4 शब्दों का प्रयोग किया था उसने। वो इंडियन इन ब्लड एंड कलर, रक्त और त्वचा के रंग में वो भारतीय रहेगा, बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। ये 4 शब्द प्रयोग किए थे उसने। उसके टेस्ट वो हो जाएंगे, इसलिए पिज्जा बर्गर वगैरह सब लगने लगेगा अच्छा। हर चीज के बारे में ओपिनियन जो है, तो अपनी यहाँ की सब चीजें बेकार हैं, बाहर की हर चीज है वो बिल्कुल। मॉरल्स, हमारे यहाँ त्याग प्रधान, सेवा प्रधान वैल्यू सिस्टम है। जो इसमें जाएगा उसको पार्टियों में आनंद आएगा। लॉर्ड बेंटिक का एक पत्र है उस समय का, जिसमें वो लिखता है कि इतने दिन हमने जो प्रयत्न किया वो बहुत सफल हो रहा है। भारत का जो धनाढ्य वर्ग है वो अब धीरे धीरे पुरानी जो उसकी आदतें थी खराब, धर्मशालाएं बनवाना, दान देना वगैरह, इन सब आदतों से वो बाहर निकालकर हम यूरोपियन की तरह और पार्टियां करना और आयोजित करना, उसके ऊपर व्यय करना, ये सीख रहा है धीरे धीरे। तो ये अचानक नहीं हुआ है। वैचारिक धारणाओं के बारे में, और इसके लिए फिर एक प्लान्ड वे के अंदर एक प्रोसेस चली। और इसलिए कहते हैं कि इसको हमको फिर से रिवर्स करना है। तो जैसा शुरू में मैंने कहा कि कॉलोनियल और साम्यवाद के केंद्र से निकालकर इस मार्क्स, मैकाले, मदरसा और महर्षि, ऐसे 4 शब्द प्रयोग होते हैं। तो ये महर्षि के उसमें उसको लाना है। उस दिशा के अंदर सारे के सारे ये प्रयत्न हैं। उस नाते से कुछ अपने भारत की जो एक परंपरा रही है, दिशा रही है, तो उसके बारे में, क्योंकि विषय तो भिन्न भिन्न इन 3 दिनों में चलेंगे, संवाद के रूप में, प्रस्तुति के रूप में, कुछ विचार विमर्श के रूप में। तो जो उद्देश्य उसके अनुकूल इन 3 दिनों में जो विषय मैंने देखे, उनकी जो रचना है उसमें सारे विषय चलेंगे। लेकिन केवल ये 3 दिन के सत्र में नहीं, तो कुल मिलाकर
अपने सारे जीवन की यात्रा के अंदर, व्यवहार के अंदर, हर समय जो भारत के अंदर जो हम कहते नहीं कि इतने आघातों के बाद भी और आज भी तत्वज्ञान अक्षुण्ण है, इतने सभ्यतागत आक्रमण हुए, इतने टेक्नोलॉजीज के आज आक्रमण हो रहे हैं, और फिर भी हम देखते हैं कि भारत के जो सनातन विचार परंपराएं हैं वो फिर से वापस, तो जो वेद काल में कहा गया, उपनिषदों में कहा गया, आरण्यकों में कहा गया, पुराणों में कहा गया, वो तब भी था और आज भी है। तो इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसी एक व्यवस्था एक विकसित की थी, उस व्यवस्था को समझना और युगानुकूल उसको समाज के चलन के अंदर लाना। और ये जो समाज के अंदर जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसकी हमेशा से भूमिका रही है। तो इस नाते से, और जब हम विचार करते हैं तो दो बातें आती हैं हमेशा, क्योंकि जब संघर्ष होता है तो भौतिक संघर्ष भी होता है, शस्त्रों से भी होता है, और विचारों का भी होता है। और विचारों का जो संघर्ष होता है वो और ज्यादा गहरा प्रभाव करता है। शस्त्रों का जो संघर्ष है वह उतना नुकसान नहीं करता जितना विचारों का संघर्ष करता है। एक पुराने संस्कृत में दो सुभाषित हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि शस्त्रई हतास्तु रिपवः निहता भवन्ति। जो शत्रु है उसको शस्त्र से जो मारा जाता है तो वो पूरी तरह से नहीं मरता है। शस्त्रई हतास्तु रिपवः निहता भवन्ति प्रज्ञा हतांश्च नितराम सुहता भवन्ति। यदि उसकी प्रज्ञा को आप मार दें तो वो पूरी तरह से मारा जाता है। और दोनों प्रकार के मारने में अंतर क्या है, तो अगले श्लोक में वो कहते हैं कि शस्त्रम निहंति पुरुषस्य शरीरमेकम। जब शस्त्र नष्ट करता है तो केवल उसका जो शरीर है केवल वही समाप्त होता है। प्रज्ञा यशश्च विभवश्च कुलश्च हंति। प्रज्ञा का नाश हो गया तो यश का नाश कर देता है, वैभव का, समृद्धि का नाश कर देता है, और कुल यानी पूरे समाज और राष्ट्र का भी विनाश कर देता है। और इस नाते से ये प्रज्ञा का जो आक्रमण है, प्रज्ञा के आक्रमण का प्रतिहार, ये और अधिक महत्वपूर्ण रहता है। और इस प्रक्रिया में दो बातें अपनी यहाँ पर कही गई है कि जब विचारों के आक्रमण होते हैं तो एक है कि आपको अपने विचार को स्थापित करना है, तो फिर वो संघर्ष होता है। संघर्ष होता है तो उसको हमारे यहाँ पर शास्त्रार्थ परंपरा कहा गया। भारत में कोई भी नए विचार आने में किसी प्रकार का वो नहीं रहा भारत में, और कभी भारत भयभीत भी नहीं हुआ, क्योंकि एक लहर आएगी चली जाएगी, ये हमेशा भारत का एक आत्मविश्वास रहा। आजकल लेफ्ट लिबरल और अभी ट्रंप के आने के बाद थोड़ा दबाव में आए हैं, लेकिन कुल मिलाकर सारी दुनिया में जो शब्द प्रयोग कुछ बड़े चर्चित हो गए थे आजकल, वोकिज्म, लड़का मैं लड़की हूं मान ले तो लड़की हो जाएगी, लड़का साड़ी पहनने से लड़की हो जाएगी, ये तरह तरह के अजीबो गरीब जो दुनिया के अंदर एक ये चले, तो कई बार चिंतित हो जाते थे। तो लेकिन अपना देश ऐसे सब चीजों से गुजर चुका है। पुराना चारवाक मत जो था तो उसके बारे में तो हम सब सुनते ही हैं प्रसिद्ध की भाई यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा गतम पीवेत। जब तक जीवो सुख से जीवो, उधार ले लेके घी पीवो, तो उधारी देंगे कब? तो बोले भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुता। मरने के बाद वापस किसको आना है जो देना है किसी का। आजकल थोड़ा पीने का शौक चला है तो एक दूसरा श्लोक भी है चारवाकों का, वो कहते हैं कि जीवन में क्या करें, बोले पियो, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, पियो पियो और पियो,
कब तक पिए? तो बोले पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत पतति भूतले, पीते पीते जब तक जमीन पे न गिर जाओ तब तक पियो। फिर बोले होश आएगा, फिर खड़े होंगे तब क्या करें? तो बोले पुनरुत्थाय पुनः पीतवा, खड़े होके फिर से पियो। और ऐसा करते करते अगर मर गए तो पुनर्जन्म न विद्यते, तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ऐसी विचारधाराएं भी अपने देश में आई रही और चली गई। तो जिसमें कुछ सब्सटेंस है, सत्य है, सत्व है, वो टिकता है, बाकी जाता है। लेकिन उस समय के अंदर भी वो जो तुम कह रहे हो ये दुनिया इतनी नहीं है, इसके परे भी कुछ है, तो इसको लेकर के फिर शास्त्रार्थ होते थे। इसी परंपरा को हमारे यहाँ पर खंडन और मंडन कहा गया। शास्त्रार्थ परंपरा में एक प्रतिपक्षी के विचारों का खंडन, उसके लिए तर्क, उसके लिए सिद्धता, और केवल खंडन ही खंडन नहीं करना, तो वो करते समय फिर अपनी बात को स्थापित करना, इसके लिए मंडन की परंपरा। इसलिए खंडन और मंडन की सामर्थ्य समाज के अंदर वैचारिक जगत में आना चाहिए। कई बार अपने विषय के हम बहुत ज्ञाता रहते हैं, लेकिन जिससे लड़ना है उसको पता नहीं रहता है। तो जब हमको कुछ स्थापित करना है तो सामने वाले का उससे ज्यादा ज्ञान चाहिए हमको, और हमारा अपना भी ज्ञान चाहिए। ये जो परंपरा रही है हमारे यहाँ पर, ये एक शास्त्रार्थ की परंपरा रही, और ये परंपरा अनादिकाल से चली आई है। उपनिषदों के अंदर हम देखते हैं ना, आखिर जनक की सभा के अंदर जब संवाद चलता है तो चुनौती देते हैं, ये गायें जिसको लगता है मैं विद्वान हो ले जाऊं, तो याज्ञवल्क्य उसको, तो तुम कैसे कहते हो कि तुम ही विद्वान हो? तो फिर एक एक ऋषि आकर के प्रश्न करता है, याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, और एक तरह से वो वाचक नवी गार्गी के भी संवाद उसी के अंदर है। तो वो एक परंपरा हम उपनिषदों के अंदर देखते हैं। आगे चल करके और हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के जब शास्त्र बने तो उनके भी अपनी अपनी मान्यताएं थी। सांख्य शास्त्र की अपनी मान्यता, नैयायिक की अपनी मान्यता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता है। उनके बीच में शास्त्रार्थ होते थे। बौद्ध परंपरा आई तो उसके अंदर भी एक से एक दिग्गज बौद्ध शास्त्रज्ञ, इतिहास में जिनके नाम देखते हैं, संजय वेलट्टीपुत्र है, पूर्ण काश्यप है, मक्खली गोशाल है, तो एक से एक नागार्जुन आदि अनेकों आचार्य हुए। तो उस समय भी देश के वैचारिक जगत के अंदर और वैदिक परंपरा और बौद्ध परंपरा, इनके बीच में एक शास्त्रार्थों की एक क्रम परंपरा चलते हुए हम देखते हैं। और वर्तमान युग के अंदर और महर्षि दयानंद सरस्वती ने और इस शास्त्रार्थ परंपरा को फिर से एक प्रकार से और पुनर्जीवित किया। और दयानंद सरस्वती की एक सबसे बड़ी विशेषता जो थी कि दुर्भाग्य से अपने देश के अंदर ये जो दो सभ्यतागत आक्रमण हुए, इस्लाम और ईसाइयत के, तो राजनीतिक रूप से तो देश लड़ता रहा उनसे, लेकिन फिलॉसॉफिकल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर कभी भी शास्त्रार्थ नहीं हुए। 13वीं शताब्दी में विजयनगर का हिंदू साम्राज्य स्थापित हुआ, लेकिन उस साम्राज्य को स्थापित करने की प्रेरणा देने वाले विद्यारण्य स्वामी, उन्होंने वेदांत का ग्रंथ पंचदशी लिखा। उन्होंने इस्लाम क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, इसका वैल्यू सिस्टम क्या है, इस पर कभी बहस नहीं हुई। अंग्रेज आए तो उनके विरुद्ध राजनीतिक रूप से देश लड़ता रहा, लेकिन क्रिश्चियनिटी की फिलॉसफी क्या है, उनकी मान्यताएं क्या है, उसको कभी बहस नहीं हुई। और इसलिए इस्लाम और ईसाइयत को हिंदू अपनी दृष्टि से समझने की कोशिश करता रहा। दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खुले रूप से और इस्लाम की फिलॉसफी, इस्लाम की मान्यताएं, क्रिश्चियनिटी की फिलॉसफी, क्रिश्चियनिटी के वैल्यू सिस्टम मान्यताएं, उनको उन्होंने चैलेंज किया। उसमें से फिर शुद्धि की प्रक्रिया का सारा प्रारंभ हुआ। समाज ने कुछ समझा।
और इस नाते से यह जो एक मैंने कहा कि एक शास्त्रार्थ की जो परंपरा है वह जब लुप्त हो जाती है तो या तो फिर सब अंधश्रद्धाएं बढ़ती हैं और सामने वाले वैचारिक आक्रमणों का प्रतिकार करने में समाज असमर्थ हो जाता है। और इस नाते से इस परंपरा को पुनर्जीवित करना यह एक हेतु है। यह करते समय भी कुछ बातें उसके साथ में कि केवल शास्त्रार्थ मतलब एक पक्ष और प्रतिपक्ष इतना मात्र नहीं है। तो इस सारी वैचारिक विमर्श की प्रक्रिया के अंदर और भी उसके कुछ आयाम अपनी भारतीय परंपरा में कहे गए हैं। तो न्याय दर्शन जो है वो एक 4-5 प्रकार बताता है उसके बारे में। जो 16 उसके वो है, उसके अंदर एक प्रकार है, उसको कहते हैं विचार विमर्श का जो एक प्रकार है उसको कहते हैं वाद। एक शब्द हम लोग सुनते हैं कभी कभी, वादे वादे जायते तत्वबोधा, ये सुनते हैं हम लोग। तो वाद का मतलब है कि वहां विवाद नहीं है, वहां एक कोई विषय है और उस विषय को गहराई के साथ में समझना है। तो कई लोग मिलकर के उस विषय का मूल क्या है, उसका सत्य क्या है, उस पर अपना मत रखते हैं, दूसरा अपना मत रखता है। तो एक तरह से सकारात्मक रूप से मुझे आपको हराना है, आपको मुझे हराना है, इस रूप में नहीं, लेकिन इस रूप में एक समूह जब मिलकर चिंतन करता चला जाता है तो धीरे 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 फिर वो एक निष्कर्ष के ऊपर पहुंचते हैं। तो इसको कहा गया वाद। आज की भाषा में कहो तो एकदम ठीक अनुवाद तो नहीं होगा, लेकिन एक आप सिंपोजियम कह सकते हो, एक किसी एक विषय को लेकर तो थोड़ा बहुत कुछ निकट उसके हो जाएगा, वो एक प्रकार है। दूसरा है उसको न्याय दर्शन कहता है जल्प। जल्प को आज की भाषा में कहना हो तो आप डिबेट कंपटीशन कह सकते हो, जिसमें एक विषय में एक वक्ता, एक पक्ष है, एक प्रतिपक्ष है, और मेरा जो पक्ष है उसको लेके सही गलत का सवाल नहीं, मैंने जो पक्ष लिया उसको मुझे सिद्ध करना है। ये जो प्रक्रिया है इसको न्याय दर्शन कहता है जल्प। और एक तीसरा है जिसका आजकल जो अनेक इष्ट हैं, कम्युनिस्ट, सेकुलरिस्ट, लिबरलिस्ट, तरह तरह के, वो इसका बहुत प्रयोग करते हैं। उसको न्याय दर्शन कहता है वितंडा। बस आपने कही नहीं है बात, तो मेरा यही एक धर्म है कि उसका खंडन करना। तो कुल मिलाकर एक दृष्टि बन गई है कि बस कुछ भी निर्णय देना है तो वही सोचना। एक बार मुरली मनोहर जोशी को पूछा कि भाई कम्युनल और सेकुलर में क्या अंतर है, इतिहास के अंदर विचार करते हैं, तो बोले कुछ नहीं, बस इस्लाम पहले के इतिहास की बात आप करते हो तो आप कम्युनल है, आफ्टर इस्लाम की बात करते हो तो आप सेकुलर है। तो ये जो एक हो गया कि एक हमने कुछ बना लिया अपना, तो उसको न्याय दर्शन कहता है वितंडा। अपना कोई पक्ष नहीं, बस सामने वाले का खंडन ही करना है, बस एक ही काम है। और चौथा जो है वो भी आजकल बहुत ज्यादा चलता है, उसको न्याय दर्शन कहता है छल। मैं अभी बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, और कल कोई पत्रकार जो है संदर्भ हटा करके और हेडिंग देके कुछ छाप दे तो अर्थ का अनर्थ हो जाए, तो ये उसको कहते थे छल। ये आजकल बहुत चल रहा है। ओशो एक पुराना किस्सा कहते थे कि पोप एक बार अमेरिका गए तो मित्रों ने कहा कि पत्रकारों से सावधान रहना। तो थोड़ा दबाव था दिमाग के ऊपर। जब न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पे उतरे तो वो जमाना ऐसा था जब अमेरिका में एक बड़ी लहर चली थी, जैसे आजकल वोकिज्म की चली है, तो उस जमाने के अंदर न्यूडिस्ट क्लब की बड़ी लहर चली थी। नंगों के क्लब, जितने मेंबर रहते थे क्लब के अंदर जाने के बाद बिल्कुल कपड़ा नहीं पहनना। तो ऐसे क्लबों का एक चलन था अमेरिका में। तो जैसे ही पोप उतरे हवाई अड्डे पे, पत्रकार मिले, घेरा, तो
पोप आए तो सरमन देंगे जगह जगह। तो पत्रकार ने पोप को प्रश्न किया कि हिज होलीनेस, आप क्या किसी न्यूडिस्ट क्लब में भी जाएंगे सरमन देने? अब पोप परेशान किए, अगर मैं कहता हूँ हाँ तो बोले इतना पवित्र आदमी वहाँ जाएगा, और कहता हूँ ना तो सारी दुनिया को ज्ञान देना, उनको नहीं देना है क्या? तो हाँ ना का उत्तर न देते हुए उन्होंने पत्रकार को प्रश्न किया कि क्या अमेरिका में कोई न्यूडिस्ट क्लब है? बात खत्म हो गई। अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर बड़े बड़े हेडिंग में खबर छपी कि हिज होलीनेस पोप ने हवाई अड्डे पे उतरने के बाद पत्रकारों को पहला प्रश्न किया कि क्या अमेरिका में कोई न्यूडिस्ट क्लब है? अब वो टोटल संदर्भ हटा के उतना दे दिया तो पढ़ने वाला तो समझेगा कि पोप को यही है दिमाग के अंदर। तो इसको कहते हैं छल। तो चाहे वो हिंदू संस्कृति की बात हो, जीवन मूल्यों की बात हो, अपनी कनिक बात हो, उसका जो प्रस्तुति होती है, तो इस नाते से इसका भी एक विचार करना। इसलिए हमारे यहाँ की सारी विचार शास्त्र परंपरा के अंदर कहते थे कि ये जो सब प्रकार हैं, ये सब प्रकारों का उपयोग, और जब डील करते हैं तब इसको समझ के चलना। अन्यथा आजकल होता है कि कुछ भी आ रहा है मीडिया में कि तुरंत चिंतित होने लगते हैं। ये विश्वास नहीं होता है कि नहीं, इसका संदर्भ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कह सकते, हम तुरंत चिंतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो संदर्भ शून्य बात भी है, हमको लगता है बस यही है, क्योंकि ये इस तरह का भी और प्रकार होता है, ऐसा भी एक ट्विस्ट होता है, उसके संदर्भ के अंदर अवेयरनेस नहीं है। तो इस नाते से यह एक प्रकार की हमारी एक परंपरा रही है। और फिर ये सब करना है तो केवल खंडन मंडन या पद्धति प्रकारों का नहीं है। तो जब किसी भी एक नैरेटिव को जब बदलना होता है, किसी एक विचार को हमको ये करना है, तो उसके लिए फिर जो करने वाले लोग हैं, वो किसी भी फील्ड में हो, अपने अपने फील्ड के अंदर उनको अपनी एक सिद्धता जो है वह एक बनाने की जरूरत होती है। तो नैषधि चरित में वो 5 बातें कहते हैं कि जब आप किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी जो तैयारी करना है, तो ये 5 बातें होना चाहिए। पहली वो कहते हैं अदिति। जो भी आप विषय ले रहे हैं, जिसको आप स्थापित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है उसकी जानकारी प्राप्त करिए। जैसा जोशीला जी ने कहा ना, मान लो कोई मेरे को एक विषय करना है, तो जितने रेफरेंस है, संदर्भ है, सारे एकत्रित करना। पहले अतिथि है, उसके कितनी चीजें वो जानकारी लेना है। फिर दूसरी बात है उसकी समझ होना चाहिए, इसलिए अगला चरण कहते हैं बोध। अदिति ये जानकारी इकट्ठा करना, उसके बाद उसका बोध होना, गहराई में जाकर उसको समझना। बोध होने के बाद में और उसको जब मुझे रखना है तो वो फिर रचना बसना चाहिए मेरे अंदर। तो फिर उसके लिए कहा अभ्यास, वारंबार वारंबार उसका चिंतन मनन करते रहना। तो तीसरी बात वो कहते हैं अभ्यास। और फिर जब आप कुछ करना चाहते हैं तो उसको अगर समाज में आपको लाना है, तो पहले वो कैसा होगा, तो कुछ अपने आजकल कहते हैं ना कि हमको कुछ परिवर्तन लाने तो पहले कुछ मॉडल खड़ा करना पड़ेगा। तो नैषधि चरित के रचनाकार श्रीहर्ष कहते हैं कि चौथा जो है वो है प्रयोग, प्रयोग करना। और जब सिद्ध हो जाता है कि हाँ ये है, तब फिर 5वीं बात वो कहते हैं प्रसार, उसको जो है समाज में उसका आप प्रसार करिए। और इसलिए अपन देखेंगे कि अपने सारी भारतीय परंपरा के अंदर जिन बातों ने एक जीवन का एक मूलभूत दृष्टिकोण परिवर्तन लाया, तो वो कोई अचानक किसी के मन में विचार आ गया उसके मात्र से नहीं हुआ होगा। सारी भारतीय संस्कृति का सार अगर कहना हो तो जो एक ही श्लोक है अपने यहां पर कि भाई समाज ने कैसा व्यवहार करना चाहिए,
तो मातृशक्ति है तो महिलाओं की ओर देखने की क्या दृष्टि होना चाहिए? तो वो जो श्लोक में एक अर्ध पंक्ति कही, मातृवत परदारेशु, अपनी पत्नी को छोड़कर सभी स्त्रियों को देखो तो तुम्हारी नजर उसको मां की दृष्टि से देखे। और जितना आज का करप्शन और दुनिया भर की बातों की जो जड़ है, वो धन के प्रति जो लिप्सा है, तो दूसरा जो अर्धवाक्य कहा कि परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे का द्रव्य जो है वो मिट्टी है। और तीसरा फिर हम आजकल जितना भी समरसता के विषय चलते हैं, समाज के अंदर भिन्न भिन्न भेद हैं, वो क्यों हैं कि हम ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, मैं अलग हूं, ये अलग है, ये धारणा है। तो तीसरी बात उन्होंने कहा कि आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसा मैं हूं वैसा न केवल मनुष्य बल्कि सर्वभूतेषु, पशु पक्षी पेड़ नदी पहाड़ जंगल। अब ये तीन बातें जो कही हैं वो कोई इंटेलेक्ट से नहीं आई है, एक गहराई में जाकर के उनने अनुभूत किया होगा कि जिसको हमारा तत्व ज्ञान कहता है कि एक ही तत्व सब तरफ व्याप्त है, उसी का सब रिफ्लेक्शन है। और जीवन के अंदर वृत्तियां हैं, विकार है, उनका उदात्तीकरण करके, अदरवाइज मनुष्य देव भी बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है। तो उसकी चिंतन, उसके एनालिसिस किया, मन का एनालिसिस किया, उसको परिमार्जित करना है तो उसकी प्रोसेसेस निर्माण हुई होंगी, और पीढ़ी दर पीढ़ी समाज ने उसको जिया, तब जाकर ये श्लोक निकला होगा। और इसलिए मैंने कहा कि ये विचार मंथन जो है, ये धीरे धीरे वो अनुभूति का विषय और फिर आचार का विषय जब बनता है, तब समाज का एक परिवर्तन होता है। और आज के इस सारे वैश्विक जगत के अंदर जब हम कहते हैं कि परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो रही हैं कि विचारों के क्षेत्र के अंदर और जितने संकट खड़े होते जा रहे हैं, उतने ही प्रमाण के अंदर लोगों को एक वैकल्पिक मूल्यों की बात आने लगी है। आर्थिक दृष्टि से आता है तो हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और पारदर्शिता लाकर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मन से जब तक नहीं जाएगा तब तक तो कुछ चेंज नहीं आएगा। मन का बदल हो जाता है तो दुनिया बदल जाती है। पुरानी एक कथा है कि एक राका और बाका नाम के पति पत्नी थे, जंगल में जा रहे थे। वो जमाना ऐसा था जब पराया धन मिट्टी है, ये धारणा थी। तो पति आगे था, पत्नी पीछे थी। तो आगे जाते एक सोने का कुछ ढेर मिला पति को। तो उसने देखा कि ये अरे सोना है, पराया धन है, मिट्टी है। तो और पुरुष को थोड़ा अहंकार होता है कि मैं थोड़ा ज्ञानी हूं। तो बोले मेरा तो ठीक है, मेरा मन तो ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी स्त्री है और स्त्री को सोने से बहुत प्रेम होता है, तो उसको देख के उसका मन न खराब हो जाए। तो उसके आने के पहले वो मिट्टी डालने लगा उस पर। उसके दुर्भाग्य से पूरी मिट्टी डालने के पहले पत्नी आ गई वहां पर। तो थोड़ा पीला पीला चमकता देख लिया उनने। तो पत्नी ने पूछा कि क्या है। अब वो जमाना था जब सच बोलना चाहिए, धर्म है, ये था जमाना। आज का पति होता तो घुमा देता, विचार कुछ था, बोलता कुछ। लेकिन पुराना जमाना था तो उसने ईमानदारी से कह दिया कि भाई बात ऐसी थी कि ये सोना है, पराई मिट्टी, तो तुम्हारा मन कहीं खराब नहीं हो जाए इसलिए मैं इस पे मिट्टी डाल रहा था। तो उसकी पत्नी ने उत्तर दिया कि अजीब आदमी हो, मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो? मैंने कहा मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो? तो ये मिट्टी समझ रहा है लेकिन पहले सोना समझ रहा है। वो ना कि ये है ही मिट्टी बोले। और ये पुरानी की कथा नहीं है। आज भी मैं 50-60 साल पहले पहाड़ों के अंदर कुछ भी पड़ा रहे, कीमती से कीमती, कोई हाथ नहीं लगाता था उसको। इसलिए जब विमर्श की हम बातें करते हैं, बौद्धिक जगत के तो विषय हैं ही, लेकिन वैल्यू सिस्टम को भी एस्टेब्लिश करना, तो उसको भी स्थापित करना पड़ता है। उसकी कथाएं हैं, कहानियां हैं, चर्चाएं हैं, उसके परिणाम हैं, दुनिया में जहां जहां हो रहा उसके क्या प्रभाव हैं। पारिवारिक मूल्यों पे विमर्श चलाना हमको, तो वेस्ट में क्या हो रहा है आज, क्या दुर्दशा है वहां पे। बाहर की सारी हमको चकाचौंध दिखती है, लेकिन
पूरे के पूरे आप हॉलैंड जाइए, इंग्लैंड जाइए, फ्रांस जाइए, 60% 70% सिंगल पेरेंट फैमिली है। माँ है तो पिता नहीं है, पिता है तो माँ नहीं है। जापान जैसा देश भी जब वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो गया आज में, तो कई युवक इकट्ठा मिलते हैं और परिवार खत्म हो गए, कोई जीवन में कभी एडजस्ट नहीं किया, तो एक साथ पॉइजन पी करके आत्महत्या कर लेते हैं। और इसलिए आज एक तरह से ऐसा जो काल है, उस काल के अंदर और आज के इस वैचारिक उहापोह में, घटाटों में, इसके अंदर भारत का जो हमारा सनातन विश्व कल्याण का जो विचार है, उसको अपने सभी आयामों के अंदर प्रस्तुत करना है। और इस प्रक्रिया के अंदर एक बौद्धिक जगत के अंदर हर फील्ड में, हर जगह पर, और एक इस विचार विमर्श की, विचार मंथन की इस परंपरा को और पुनर्जीवित करते हुए आगे की ओर बढ़ने की जरूरत है। और आने वाले समय के अंदर इस बौद्धिक क्षेत्र की सभी धाराएं इस तरफ केंद्रित हों। कविताएं लिखने वाले इन भावों को व्यक्त करने वाली कविताएं लिखें। दीनदयाल जी कहा करते थे कि एक सामान्य लोकगीत में भी कैसा दर्शन रहा करता था कि खेत के अंदर वर्षा आ रही है और अनाज बो रहा है, तो जो महिला गांव की जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब वो अनाज के दाने बो रही है तो साथ में गीत गाती है, और गीत में वो कहती है कि मैं ये दाने बो रही हूँ, वर्षा आएगी, फसल निकलेगी, और फिर इस एक के कई दाने निकलेंगे। जब ये सब दाने आएंगे तब फिर एक एक बोलती है, उसमें से इतना हिस्सा मैं उसको दूंगी, इतना हिस्सा उसको दूंगी, इतना पक्षियों को दूंगी, इतना उसको दूंगी, इतना इनका रहेगा, इतना बच्चों का, और फिर कुछ बचेगा तो मैं खाऊंगी। है तो कविता, लेकिन वो कविता एक दिखा रही है, एक कहानी है। वो कहानी एक मूल्य को बताती है, एक उपन्यास है वो उसको बताता है, एक निबंध लेखक है वो उसको बताता है, कोई ग्रंथ की रचना करता है वो उन बातों को बताता है, कोई वक्ता है बोलता है। और इसलिए मुझे लगता है कि आइडेंटिफाई करके कौन कौन से इश्यूज हैं जिनको ध्वस्त करना है, उनके आर्गुमेंट खड़े करना है, और कौन कौन सी ऐसी सनातन बातें हैं जिनको हमको पुनर्प्रस्थापित करना है, उस दिशा के अंदर एक आगे चलने की आवश्यकता है। और आज के इस संकट काल के अंदर अंतिम एक आध बात के समाप्त करूंगा कि दुनिया के सामने, और जैसे जैसे कहते हैं ना कि संकट बढ़ता है, वैसे वैसे सही बात की मांग भी बढ़ती है। और आज जितने भी चैलेंजेस दुनिया के सामने हैं, तो घूम फिर के लोग उसी में आते हैं। आज सारी दुनिया टेररिज्म से परेशान है, और सभी लोग कहते हैं कि टेररिज्म शस्त्रों और अस्त्रों में नहीं है, ये जो मजहबी मतांधता है, मेरा ही भगवान ठीक है और मेरा ही मार्ग ठीक है, जब तक ये दर्शन रहेगा, जब तक ये दृष्टि रहेगी, तब तक कितने भी आतंकवादी मार दीजिए, एक मरेगा और निकलेंगे। तो एक अल्टरनेटिव फिलॉसफी, और ये केवल मांग वेस्टर्न देशों में नहीं है, अरब कंट्रीज के अंदर भी आज की जो सल्तनतें हैं, सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं अपनी यहाँ। अनेक जगहों पर पाठ्यक्रमों के अंदर ऐसी जो बातें हैं उनको थोड़ा साइड किया जाए। तो कुल मिलाकर, और भगवान के अनेक रूप और अनेक मार्ग, यही बात इसका एक समाधान कर सकता है। तो धीरे धीरे भारत की ओर चिंतन आता है। विषमताओं की बात चलती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इक्विटेबल डेवलपमेंट की चर्चाएं बहुत चलती हैं, लेकिन जब तक उत्पादन में प्रचुरता, वितरण में समानता और उपभोग में संयम नहीं लाएंगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। कुछ देश अधिक से अधिक इकट्ठा करें तो कुछ गरीब रहने वाले हैं, और इसलिए उपभोग पे संयम करना है तो जीवन शैली को, लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। और इसलिए आज जो है ये वेस्ट के अंदर भी ये चर्चा चलने लगे कि हमको अगर बचना है आगे, तो हमें इस दिशा के अंदर भी कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा। इसलिए भारत के फैमिली वैल्यूज, इनके संदर्भ के अंदर भी एक आकर्षण बढ़ रहा है।
और तीसरा जो जिस प्रकृति में हम उसके अंगे रहते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की चर्चा चलती है, तो वहाँ भी जब चिंतन करते हैं तो वही भारत, जब भारत ही एक देश है जो कहता है कि आप अलग हैं और एनवायरनमेंट अलग है, ऐसा नहीं है। जितना वेस्ट का मूवमेंट है वो एनवायरनमेंट अलग मानता है और मनुष्य, और आज का वेस्टर्न एनवायरनमेंट का सारे आंदोलन की प्रेरणा एनवायरनमेंट से प्रेम के कारण पैदा नहीं हुई, आदमी को तकलीफ होने लगी इसके कारण हुई है। अगर हवा ठीक रहती तो पेड़ काटना बंद नहीं करते। जल का संकट खड़ा हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है तो चिंता हो रही है। आज जो सारे देश के अंदर पेस्टिसाइड के द्वारा अब जो अनाजों में फलों में जहर आ गया है, ये जो एक वैचारिक प्रदूषण अपने देश के अंदर आ गया है, वो एक बड़ा भारी चैलेंज है। तो बदलना है तो उसके लिए भी एक ही उपाय है कि जो हमारे यहाँ पर कहा गया है कि प्रकृति के सभी हिस्से हैं, मनुष्य भी उसका एक अंग है, पशु भी उसका अंग है, पक्षी भी अंग है, वनस्पति भी अंग है उसका। और इसलिए ये प्रकृति की पूजा है, प्रकृति को एक डिवाइन समझना, उसके साथ व्यवहार वैसा करना, इसकी जो हमारे दैनंदिन जीवन की जीवन दृष्टि और हमारी जो जीवनचर्या थी, आज के युगानुकूल हमको उसको, इसलिए वैचारिक विमर्श केवल इंटेलेक्चुअल विमर्श का विषय नहीं है। तो कुल मिलाकर ये वैचारिकी के साथ साथ समाज जीवन के व्यवहार के अंदर जितने प्रश्न हैं उन दिशाओं के अंदर आज बढ़ने की जरूरत है, समय की मांग भी है। और धीरे धीरे भारत एक दिशा भी पकड़ रहा है। G20 के माध्यम से देश को एक अवसर भी मिला, जब देश ने अपने सनातन विचार की विश्व के मंच पर घोषणा की, और इसलिए लोगो भी रखा, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। उस विचार की और जो मांग है विश्व की, उसकी पूर्ति के लिए आने वाले 20-25 वर्षों के अंदर भारत का समाज खड़ा हो, भारत का दर्शन हमारे विचारों में, आचारों में अभिव्यक्त हो, और ऐसी दिशा में बढ़ने के लिए इस प्रकार का, इस विद्या के क्षेत्र में चिंतन करने वाले ऐसे सभी बंधुओं के आप इस प्रकार के कार्यक्रम इस विषय को आगे बढ़ाने में सार्थक बने। इस हेतु माँ नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर रहे, परमात्मा की कृपा रहे। इतना ही निवेदन करते हुए, एक 10 मिनट थोड़े ज़्यादा ले लिए, उसकी क्षमा मांगते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।